बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 इंग्लिश के पेपर की आज मैं आप लोगों के साथ डिटेल से बात करूंगा। आपको प्रेजेंटेशन सिखाऊंगा, आपको लिखना सिखाऊंगा, आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सिखाऊंगा और इसके साथ साथ ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं कि जिनकी वजह से बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, या जो कुछ भी पेपर से रिलेटेड, इंग्लिश पेपर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितनी भी मिस्टेक्स हैं, वो सब मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और क्लास 10th का एक मेरे पास पेपर है, सैंपल के तौर पे आप लोगों को पहले मैं कुछ बातें पेपर से समझाऊंगा, फिर उसके बाद इन सब क्वेश्चंस की जो आप इस क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, इन सब का आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आपने इन सब को कैसे सॉल्व करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी बातें मेरी होंगी आप लोग काइंडली उनको सुने, किसी भी बात को स्किप ना करें। हो सकता है जो पॉइंट आप स्किप करें वही आप ब्लंडर, वही मिस्टेक आप अपने पेपर में करें। तो इसलिए आपने हर एक बात को गौर से सुनना है। और इस बात की आपको मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि आप लोग पेपर सारा सुनने के बाद बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। तो पेपर आप देखें, ये पेपर मैंने सैंपल के तौर पे लिखा है। इसमें 2 सेक्शन है। कुछ बातें आप इस पेपर से पहले समझे, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन की तरफ लेके चलता हूँ। तो पेपर आपके पास आता है तो इसमें 2 सेक्शन आते हैं। सेक्शन 1 क्वेश्चन का पोर्शन है और सेक्शन 2 में बकिया सारे क्वेश्चन आते हैं। अब एक बात आप याद रखें, जब भी आप लोगों के पास पेपर आता है, पहला ब्लंडर ये होता है कि आपने कभी क्वेश्चंस को मिक्स नहीं करना। कैसे मिक्स नहीं करना? अगर सेक्शन 1 आपने पहले अटेम्प्ट करना है, आपको अटेम्प्ट करने का तरीका मैं आगे समझा दूंगा, लेकिन जो बातें आपने गौर करनी है, जो बातें आपने तवज्जो के साथ सुननी है, वो ये है कि इन दोनों सेक्शन में पहले एक सेक्शन का इंतखाब कर ले। अगर आपने सेक्शन 2 में से किसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है तो फिर आप सेक्शन 2 को मुकम्मल अटेम्प्ट करेंगे। मुकम्मल अटेम्प्ट करने से मुराद ये है कि सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर वाला है। आपका पोर्शन जो है क्वेश्चन आंसर वाला थोड़ा सा वीक है। आप कहते हैं नहीं, क्वेश्चन आंसर पहले नहीं अटेम्प्ट करने, पहले मुझे ट्रांसलेशन बड़ी अच्छी आती है, या मुझे समरी बड़ी अच्छी आती है, या मैंने जो ऐसे लिखना है, या मैंने जो नरेशन लिखनी है, या मेरे पास पेरा वर्ड्स हैं, या ट्रांसलेशन है। आप इनमें से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। मिसाल देता हूँ, आपने क्वेश्चन नंबर 7 को पहले अटेम्प्ट करना शुरू किया क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 ज़्यादा अच्छा आता है, आप लोगों को बाकी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूँगा। चले, आपने क्वेश्चन नंबर 7 लिख भी दिया। अब लिख दिया तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका सेक्शन 2 से बिलोंग करता है, सेक्शन 2 से है। सेक्शन 2 आपने पिक कर लिया क्योंकि सेक्शन 2 का क्वेश्चन आपने लिखना स्टार्ट किया है, सेक्शन 2 का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। अब आपने ये काम करना है कि सेक्शन 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा कभी नहीं ब्लंडर करना कि आपने एक क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया है, या उसके बाद 6 लिख लेते हैं या 5 लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाते हैं, और ये क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप ट्रांसलेशन अटेम्प्ट करते हैं। ये मिक्सिंग नहीं करनी, ये शफलिंग नहीं करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कभी भी सेक्शन 2 के क्वेश्चन के साथ मिक्स नहीं करना। अब याद रखना, जो सेक्शन आपने पिक किया है आपने उस सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 1 में एक ही क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे आते हैं आप इसी सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट करके फिर आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करें। पहली गलती ये आपने नहीं करनी कि सेक्शन जो आपने पिक किया है उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आपने जाना है। इतनी मुश्किल बात नहीं है कि आपको समझ नहीं आई होगी। बाकी ये एक बात आपको समझानी थी। मैं आपको हर क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्वेश्चन आंसर वाला है, या आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस तरह आपने इसकी प्रेजेंटेशन बनानी है, किन बातों का ख्याल रखना है, कैसे पेपर आपने लिखना है, वगैरह वगैरह चल के पेपर में आपको समझाता हूँ। लेकिन आपको हर क्वेश्चन की हेडिंग याद होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरा जो है ये क्वेश्चन आंसर वाला है। और एक और बात, आपने जो क्वेश्चन लिखते हैं, आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 के आगे पार्ट्स लिखे हुए हैं कि आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 2 की गिनती लिखे ना तो क्वेश्चन नंबर 2 की गिनती कुछ और तरह की है, और जो इसके पार्ट्स है ये आई में लिखा हुआ है, फिर डबल आई में लिखा हुआ है, फिर ट्रिपल आई है, फिर आई वी है, फिर
5 के लिए V लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी क्वेश्चन का नंबर पिक करते हैं, आपने क्वेश्चन आंसर वाला करना है, आप कभी भी इसका नंबर गलत नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव का होता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, पहली गलती आपकी हो जाती है कि जिस क्वेश्चन को आप पिक कर रहे हैं उसी का क्वेश्चन नंबर देंगे। अगर आपने पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट किया है तो पेयर ऑफ वर्ड्स को कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 के साथ आपने नहीं लिखना। जो इसका क्वेश्चन का नंबर है, क्वेश्चन नंबर 6 है तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखे, क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्वेश्चन नंबर 7 ही लिखे। जो क्वेश्चन का नंबर है आपने वही नंबर आपने मेंशन करना है, उसके अलावा आपने दूसरा नंबर नहीं लिखना। और उसके बाद आप दूसरी बात, क्वेश्चन का नंबर तो हो गया, अब क्वेश्चन आंसर जो है इसमें आप देखें पार्ट्स है, आपने कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 5 क्वेश्चन मतलब ये हुआ कि आपने 5 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। 5 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं तो जो पार्ट नंबर है, आप फर्ज किया आप पार्ट नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, हाउ डज इस्लाम ट्रीट वुमेन, आप इस पार्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इसका नंबर भी पार्ट वाला देना है आपने। जो पार्ट नंबर है ये पार्ट नंबर 2 है तो पार्ट नंबर 2 ही देना है आपने। तो ये बात आप याद रखें कि जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसके पार्ट्स जब भी लिखे आपने रोमन काउंटिंग के साथ लिखने हैं, उसे ये दूसरी गिनती के साथ नहीं लिखना। ये याद रखना, अगर दूसरी गिनती लिखेंगे वो आपके क्वेश्चन सारे क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी पार्ट्स हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, उसको भी आपने एज इट इज ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसके पार्ट्स नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 5 में आप ये देखें एसे है, इनमें से आपने तीनों में से कोई एक ऐसे चॉइस करनी है। इन तीनों के पार्ट्स लिखे हुए हैं 1 2 3। अब इन तीनों में जो आप टॉपिक सिलेक्ट करते हैं कि मैं माई फेवरेट पोइट वाला करूं, इसका नंबर 1 है, नंबर 1 जरूर दिया करें। अगर आपने माई एम इन लाइफ किया है तो इसका नंबर 3 है तो आपने नंबर 3 जरूर देना है। इसी तरह आप नरेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वाला, जब इस क्वेश्चन को करते हैं आप इन क्वेश्चंस के पार्ट्स जरूर लिखें। पार्ट्स जो नंबर दिए हुए हैं उन्हीं नंबर्स के साथ लिखें। ये एक ही बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि बच्चे इसमें किसी किस्म का कोई ब्लंडर ना करे। आपने गलती नहीं करनी, अपने मुफ्त के नंबर आप गवा देते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पेयर ऑफ वर्ड्स में जो पेयर ऑफ आप लिखे, जो भी आप पेयर लिखे उसका नंबर उसके साथ जरूर मेंशन करें और उसका राइट नंबर लिखें। जो उसका नंबर बन रहा है उसी नंबर को साथ मेंशन करें। बाकी इसकी डिटेल आपको मैं प्रेजेंटेशन में सिखा दूंगा, लेकिन ये बातें आपको पहले बताना पेपर के साथ ज़रूरी है। और लास्ट में आपको मैं सिखाऊंगा कि ट्रांसलेशन आपने कैसे अटेम्प्ट करनी है। और एक और आप बात याद रखें कि क्वेश्चन में कोई बाउंड नहीं है, आप कोई फोर्स नहीं है आपको कि आप जिस तरह तरतीब के साथ क्वेश्चन लिखे आप इसी तरतीब के साथ लिखे। जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता है आप उस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करें। तो सिर्फ आपने सेक्शन का ध्यान रखना है कि जिस सेक्शन को आपने पहले अटेम्प्ट करना है आपने उसी सेक्शन को फिर पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं आप लोगों को मैं साथ साथ समझाता हूँ कि आपने हर क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है। वो सारी बातें चल के आपको प्रेजेंटेशन में मैं दिखाता हूँ। सिर्फ आपको पेपर का पता होना चाहिए कि ये सारा पेपर मेरे कितने क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन को मैंने कैसे लिखना है। तो आप देखें सब्जेक्टिव टाइप, ये आपका पोर्शन सब्जेक्टिव टाइप का है। आप जिस तरह भी जो कुछ भी मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ आपने एज इट इज़ कॉपी करना है। हो सकता है आप इससे ज़्यादा अच्छा आप प्रेजेंट कर सके। जस्ट आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, एक सिमत आपको दिखा रहा हूँ। बाकी जो बच्चा जिस पे जितनी मेहनत करेगा वो इतना ज़्यादा निखर भी जाएगा। सब्जेक्टिव टाइप है, आपने स्टार्ट में सब्जेक्टिव टाइप लिख लेना है। सेक्शन 1 है आपका, मैंने आपको दोनों सेक्शन बताए हैं तो मेरी मर्जी है कि मैं सेक्शन 1 अटैम्प्ट करता हूँ या सेक्शन 2 अटैम्प्ट करता हूँ। अगर आपने सेक्शन 2 अटैम्प्ट किया तो उसे पूरा अटैम्प्ट करेंगे, फिर सेक्शन 1 की तरफ जाएंगे। तो मैं पेपर अपना स्टार्ट करूँ सेक्शन 1 से। ठीक है, सेक्शन 1 जो है ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट क्वेश्चंस वाला। जो हेडिंग है आपने लाजमी इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख ले मैंने कैसे लिखा है, और 2 के बाद आप लोगों को ये पार्ट्स नजर आ रहा है, मैंने आई में लिखा। आई का मतलब ये है कि मैं पहला क्वेश्चन का जो पार्ट है मैं पहला पार्ट अटैम्प्ट करने लगा हूँ। हर पार्ट का नंबर आपने लाजमी देना है। आपने एक साइड पे देखें दोनों तरफ मैंने मार्जिन लाइन लगाई है। इस पूरे पेपर को देखें मैंने दोनों तरफ मार्जिन लाइन लगाई हुई है। मार्जिन लाइन आपने लाजमी लगानी है, हर सूरत लगानी है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे डबल शेड दे के मतलब 2 लाइनें लगाएं। ये जस्ट पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने डबल लाइन किया कि ब्लैक और ब्लू का कम्बिनेशन है। दोनों मार्कर आप पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना जो है
कि जितना अच्छा पेपर को दिखाएंगे उतना अच्छा एग्जामिनर जो पेपर चेकर होता है वो आपसे खुश होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन वाला, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव का याद रखना, जो जिस नंबर का क्वेश्चन आपने वो ही नंबर मेंशन करना है, इसे याद रखना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन वाला। तो इसका मैं सबसे पहले पहला पार्ट अटेम्प्ट करने लगा हूँ। पहला पार्ट अटेम्प्ट किया मैंने, उसका पहला नंबर दिया और उसके बाद आप देखें जो मार्जिन लाइन लेफ्ट हैंड साइड पे है, आपने जो कुछ भी लिखना है इस मार्जिन लाइन के साथ साथ लिखना है, याद रखना। अब ऐसा नहीं कि एक वर्ड आपका मार्जिन लाइन के साथ आएगा फिर उसके बाद अगर आगे आएगा फिर इस मार्जिन लाइन के साथ, एक तरतीब बननी चाहिए। आप इस तरह अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ना तो आंसर की एक तरतीब बनी हुई है सारी, उसी तरतीब के साथ हर वर्ड नीचे उसी वर्ड के नीचे आना चाहिए, फिर उससे अगली लाइन में जो वर्ड लिखेंगे वो ऊपर वाले वर्ड के नीचे आना चाहिए। इसी तरह ये वर्ड आपके एक तरतीब में आने चाहिए, ये वर्ड्स आगे पीछे नहीं जाने चाहिए। ये साफ लिखाई का ये असूल होता है। आपने आंसर लिखा, नंबर आप ऊपर मेंशन कर चुके हैं, आंसर लिखा, फिर उसके बाद आपने इस आंसर को लिखना शुरू कर दिया और जब आंसर कंप्लीट हुआ, एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, तो शॉर्ट लाइन मैंने लगाई हुई है शॉर्ट डॉट के साथ। आपकी अपनी मर्जी है, छोटी सी लाइन भी लगा सकती है, बराए मेहरबानी से आपने फुल लाइन के साथ एंड नहीं करना। शॉर्ट लाइन, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट लाइन के साथ एंड किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मुझे नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैंने 6 नंबर ले, पार्ट मैंने 6 में देख ले मैंने पार्ट किस तरह नंबर दिया है। आपने इसे 6 गोल 6 के साथ नहीं लिखना, जो नंबर है आपने वो ही नंबर देना है जिस पार्ट का नंबर आप अटेम्प्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट मैंने जस्ट आंसर लिखा, उसके बाद मैंने पार्ट नंबर 6 का आंसर लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह आप जब ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा शॉर्ट सी लाइन दरमियान में लगा लेंगे, फिर उसके बाद आपने अगला क्वेश्चन लिखना है। अगला क्वेश्चन मैंने पार्ट नंबर 3 का अटेम्प्ट करना था तो मैंने पार्ट नंबर 3 लिख दिया। आप जो पार्ट अटेम्प्ट करेंगे आप उसी का नंबर देंगे। इसी तरह आपने टोटल 5 पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। हर पार्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपने शॉर्ट लाइन लगानी है, इस तरह ये आपको नज़र आ रही है, इस तरह आपने शॉर्ट लाइन लगानी है। फिर उसके बाद अगला पार्ट लिखें और बिल फर्ज आपने 5 पार्ट अटेम्प्ट कर लिए हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आप फुल लाइन लगा लेंगे। फुल लाइन का मतलब ये होता है कि आप एक आंसर को मुकम्मल कर चुके हैं, ये बात आपने याद रखनी है। एक आंसर मुकम्मल हो जाए, एक आपका क्वेश्चन पूरा मुकम्मल हो जाए, आप उसे फुल लाइन के साथ एंड कर देते हैं। और बराए मेहरबानी अगर आपके पेपर में अगर जो पेपर आपने क्वेश्चन एंड किया अगर 2-3 लाइन बचती भी हैं तो उनको छोड़ के अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे लेके जाएं। मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि 1-2 लाइन लास्ट में बच रही होती हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे लिखेंगे और आंसर आप अगले पेज पे जाके स्टार्ट करेंगे। उन 2 लाइन्स को आप छोड़ दें, पेज आपके पास बेशुमार है, आप उन लाइन्स पे कुछ भी ना लिखें। हमेशा जो नया क्वेश्चन होगा लास्ट लाइन्स को छोड़ के नेक्स्ट पेज पे चले जाए। अब देखिए मेरा सेक्शन 2 है, मैंने सेक्शन 2 को मेंशन कर दिया कि मेरा नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 2 का पोर्शन है। सेक्शन 2 में जो जितने क्वेश्चन है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, 3 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है। मेरे पास चॉइस है अब सेक्शन 2 में मैं चाहे किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकूँ, आपस में मैं क्वेश्चन नंबरिंग चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये एक ही सेक्शन के हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन 2 का पहले अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा पोइम का था। पोइम को देखिए आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, पोइम नेम लिखे, उसके बाद जो पोइम का नाम है आप उसे नीचे लाइन में उसे लिखते। मैंने इसके साथ मैंने हर चीज़ दिखाई हुई है। पोइम का नेम आपने जो ब्लैंक इंक है कोशिश करें आपके पास मार्कर दोनों ब्लू ब्लैक, उसके अलावा पॉइंटर ब्लैक लाजमी होना चाहिए। आप पेन के साथ लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, जो आप ब्लू पेन इस्तेमाल करें। ब्लैक पॉइंटर के साथ मैंने पोइम नेम लिखा, फिर उसके बाद ब्लू पॉइंटर के साथ मैंने जो पोइम का नाम था बुक्स वो लिखा। फिर उसके बाद पोइट और पोइटेस, इसे आप याद रखें कि आपने याद रखना है जो पोइम आपके पास आई है उसका मेल पोइट होता है और फीमेल पोइटेस होती है। जो मेल मेंबर होगा पोइट है, यहाँ पे आपने पोइट नेम या पोइटेस नेम लिखना है। एक बात आपने याद रखनी है, अगर लड़का है तो पोइट नेम लिखना है, लेकिन अगर लड़की है शायरा है तो आपने यहाँ पे पोइटेस है। तो ये बुक्स जो है ये पोइटेस, ये फीमेल है तो मैंने पोइटेस लिखा है। 3-4 ही आपकी सिलेबस में पोइम्स होंगी, या अगर ज़्यादा भी हैं तो आप उस पोइम के जो पोइट हैं उनके नाम आपने समरी याद की हुई है, तो समरी में लाजमी मेंशन होते हैं कि आपका पोइट है या पोइटेस है, उस हिसाब से ही आपने यहाँ पे पोइट या पोइटेस नेम लिखना है।
उसके बाद उस पोइट का या पोइटेस का नाम लिख लें, समरी की हेडिंग दे दें। हेडिंग देने के बाद आप याद रखें कि जब आप समरी स्टार्ट करें तो उस समरी का जो नाम है पोइम का और पोइट का वो भी आपने हाईलाइट लाजमी करने हैं। हाईलाइट का मतलब ये कि आप उसकी इंक थोड़ी सी चेंज कर दें। आप इसे ब्लू के साथ लिख रहे हैं तो पोइम का नाम या पोइट का नाम आप ब्लैक के साथ, जैसा देखें मैंने एलिनर ये पोइटेस थी, मैंने इसका नाम ब्लैक के साथ ऐड कर दिया। इसी तरह आपने समरी सारी लिखें, जितनी भी आपकी समरी बनती है आप उस समरी को लिखें और देख लें किसी किस्म की कोई कटिंग नजर नहीं आ रही आपको। हर वर्ड दूसरे से डिफरेंट है, हर वर्ड दूसरे से अलग है, कोई कटिंग नहीं है। मैंने की कोशिश की है कि किसी किस्म की कोई कटिंग ना हो। तो अगर फर्ज किया आपके पेपर में कटिंग हो जाती, जैसे बच्चे अक्सर पूछते हैं गलती हो जाती है तो हम उस गलती का क्या करें, उसका फूल नहीं बनाना आपने, उस गलती को दोनों साइड पे आप ब्रैकेट डाल दें। दो तरीके होते हैं इसको क्रॉस करने के, आप दोनों साइड पे उसकी ब्रैकेट डाल दें। फर्ज किया कि ये वर्ड आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंट, ये मेरा गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया, तो मैं क्या करूंगा डी से पीछे भी और टी जो लास्ट में है मैं ब्रैकेट के साथ इसको बंद कर दूंगा। बंद करने के बाद मैं इस ब्रैकेट के ऊपर छोटा सा मैं क्रॉस डाल दूंगा, नजर आ जाएगा कि ये ब्रैकेट के अंदर है और ये वर्ड गलत हो गया। छोटे से क्रॉस आपको इस बात की निशानदेही करता है कि ये लफ्ज गलत है, उनको भी नजर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप दूसरा तरीका करना चाहिए तो सिंगल सी लाइन होती है कि डिफरेंट को जस्ट एक दरमियान में सिंगल सी लाइन लगा ले, छोटी सी लाइन लगा ले, आपका वो लफ्ज क्रॉस हो जाता है, नजर आ जाता है। मेहरबानी करके इसको आपने गड़ा नहीं करना, इसको आपने बार बार रेज नहीं करना, बार बार इसके ऊपर पेंसिल नहीं मारनी, ताकि एक पेपर जो आपका अच्छा लगे। उसके बाद लास्ट में थीम लाजमी मेंशन करनी है। थीम होता है सेंट्रल आइडिया। पोइम आपने पढ़ी है तो मैसेज आपको क्या मिला है, पोइम किस बारे में थी, ये दो तीन वर्ड में आपने बता देना है। हर पोइम का कुछ ना कुछ लाजमी थीम होता है। आपको पता होता है कि ये पोइम है तो बहादुरी के बारे में होगी, ये पोइम है तो नेचुरल ब्यूटी के बारे में होगी। जो भी उसका टॉपिक है, जो भी उसका थीम है, जो भी उसका सेंट्रल मैसेज है, जो भी मेन आइडिया है, वो अपने लास्ट में लाजमी मेंशन करना है। अगर आपको नहीं आता तो अपने रेलिवेंट टीचर से आपने लाजमी पूछ के हर पोइम का थीम याद रखना है, उसको आपने लास्ट में लाजमी मेंशन करना है। याद रखना जितना आप अच्छा पेपर प्रेजेंट करोगे और जितना आप एक्स्ट्रा शो करोगे अपने पेपर चेकर को, वो इतना आपसे मुतासर होकर आपको 100% मार्क्स देता है। ठीक है, जब आपने समरी लिखी, बाकी बच्चे भी समरी लिखेंगे, लेकिन जो चीज़ें आप उनको दिखा रहे हो, अब ये चीज़ें जब बाकी बच्चों में नहीं नजर आएंगी तो वो डेफिनेटली आप लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि आप लोगों को मार्क्स वो ज़्यादा अच्छे देंगे। ठीक है, जो कुछ भी समरी का पोर्शन आप इन सब को आप इन्हें महफूज रखना है, इसी तरह आपने कॉपी करना है जो कुछ आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लाजमी क्वेश्चन नंबर देना है। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसी का नंबर दें, फिर उसके नीचे आप उसकी हेडिंग देखें कि मैंने अगर क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा तो कौन सा वो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन राइटिंग, ये ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे आपने अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश का पैराग्राफ आता है, इसे आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। ये कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इंग्लिश पैराग्राफ आप देखें आपकी टेक्स्ट बुक से ही आता है, तो मैंने पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका सेव होगा। पूरा पैराग्राफ किसी बच्चे को भी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट उस पैराग्राफ की हेडिंग दे दे ऊपर लाइंस की, जैसे आपको नजर आ रही है। एक साइड पे आपने हेडिंग देनी है और उस पैराग्राफ के पहले 2 लफ्ज आप एक लफ्ज भी लिख सकते हैं। एग्जामिनर के पास जो पेपर चेकर होता है उसके पास पेपर मौजूद होता है, वो पैराग्राफ वहां से देख सकता है। आप उस पैराग्राफ के पहले 2 लफ्ज लिख के दरमियान में डॉट डाल दें और फिर उस पैराग्राफ जो एंडिंग वर्ड्स हैं, जो पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसके आखिर में 1-2 लफ्ज जो है वो लिख दें। तो मतलब है ये पैराग्राफ जो मेरे पेपर में आया हुआ था वो वुमेन से स्टार्ट हो रहा था और वॉक ऑफ लाइफ पे ख़त्म हो रहा था। आपने इसी तरह कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है कि आपकी एक ही लाइन में वो पूरी की पूरे पैराग्राफ की शो हो जाए। जैसा देखिए एक लाइन में मैंने लाइंस लिखी हैं, उस एक ही लाइन में मैंने वुमेन और फिर दरमियान में डॉट डाल के वॉक ऑफ लाइफ, ये पता चलेगा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे एंड हो रहा है। फिर उसके बाद आपने तर्जमा लिखना, तर्जुमा नहीं लिखना, जीम मीम आइन है नहीं लिखना, ये याद रखना आपने। तर्जमा मीम है माँ, इस तरह करके आपने लिखना है, इसी को आपने कॉपी करना है। और जितनी मेरी आप देखें ट्रांसलेशन है, किसी भी जगह पे आपको कोई भी कटिंग नजर नहीं आएगी, कोई गलत नजर नहीं आएगा।
बिलफर्ज अगर हो भी जाता तो आपको मैं तरीका पीछे बता चुका हूँ कि आपने कैसे इसको अटैम्प्ट करना है। जो ट्रांसलेशन लिखनी है आपका हर लफ्ज़ क्लियर होना चाहिए, हर लफ्ज़। कोशिश किया करके जो गोल वाले लफ्ज़ हैं, जैसे देखें ख्वातीन में नून जो है, जो गोल वाले होते हैं, नून हो गया, नून गुन्ना हो गया, सवाद हो गया, सीन हो गया, शीन हो गया, इनको थोड़ा सा लाइन के नीचे लिख लिया करें। सफाई हो जाती है। हर बच्चे का एक अपना तरीका होता है, उसका हाथ अलग से बैठा होता है। बस आपने याद रखना है कि जो भी आपने ट्रांसलेशन लिखनी है हर लफ्ज़ आपका क्लियर होना चाहिए। जैसी भी आपकी हैंड राइटिंग है उससे कोई मुझे किसी किस्म की कोई मुझे शिकवा नहीं है। जैसी भी आपकी हैंड राइटिंग है लिखें, जस्ट आपने खुला खुला लिखना है। जो कुछ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है आप देख लें। अब इस क्वेश्चन को, जो ऊपर वाला क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ था, ये नेक्स्ट जो समरी वाला था, उसके बाद एक पूरी लाइन के साथ एंड किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन का इख्तिताम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उससे पहले लाजमी ऊपर फुल लाइन आनी चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का एंड हुआ है, फिर फुल लाइन के साथ मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि पता चलता है पूरी लाइन लगाएंगे कि एक क्वेश्चन का एंड हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा है। जो क्वेश्चन पेपर में देखेंगे वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? पेयर ऑफ वर्ड्स का। पेयर ऑफ वर्ड्स में आपने बात याद रखनी है। जो पेयर लिखे, देखिए पेयर वर्ड्स मैंने कैसे अटेम्प्ट किए हैं। जो वर्ड लिखा है सेल है, सेल है, आपने उसका वर्ड लिखना है, मीनिंग नहीं लिखना है, याद रखना। मीनिंग अगर बुक पे लिखे हुए भी हैं तो वो आपकी आसानी के लिए हैं, आपके लिए हैं, आपने आगे पेपर में आके मीनिंग नहीं लिखने। आप एक वर्ड को लिखे, उसका सेंटेंस बनाए। अगर सेंटेंस एक लाइन में पूरा नहीं आ रहा तो उस लाइन को उसी लफ्ज के नीचे लिखे। जैसा देखें मैंने व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ दिस बैग, ऑफ दिस बैग को मैं ऑफ को लाइन के शुरू में नहीं ले गया, मैंने उसी तरह ऑफ को व्हाट के नीचे ही लिखा है। तो जो आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, अगर सेंटेंस लाइन में पूरा नहीं भी आ रहा तो उसी सेंटेंस के नीचे से ही स्टार्ट करें। आप आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने दिखाया है। और पेयर ऑफ वर्ड्स में जो पेयर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं नंबर उसका लाजमी देना है। मैंने इसका पहला देखिए अटेम्प्ट किया है तो मैंने पहला लिखा है। आगे देखें अगर मैंने 7वां अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मैंने 7वां ही लिखा है। मैंने इसे वर्ड्स भी लिख दिए साथ इसके कि मैंने किस वर्ड को, जो कौन सा पेयर है जिसको मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। नंबरिंग लाजमी देनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हेडिंग आपने लाजमी देनी है, जो क्वेश्चन है उसकी हेडिंग आप लाजमी दे। क्वेश्चन नंबर 4 है तो कौन सा क्वेश्चन है, हेडिंग दे। क्वेश्चन नंबर 5 है तो कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमने समरी का अटेम्प्ट किया तो कौन सा क्वेश्चन है, हेडिंग आपने लाजमी देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पेयर ऑफ वर्ड्स का, किस तरह आपने अटेम्प्ट करने हैं वो मैंने आपको तरीका दिखाया है। बस आपने याद रखना है नंबरिंग हर पेयर की लाजमी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पेयर है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेयर है। अब इसी तरह पेयर मैं अटेम्प्ट करता जाऊंगा। जब मैंने 5 पेयर ऑफ वर्ड्स अटेम्प्ट कर लिए, नंबर आपने लाजमी याद रखने। यार जिसके नंबर नहीं होंगे मैं अक्सर बच्चों के क्रॉस कर देता हूँ, कहाँ वो नंबर है या इसमें नंबरिंग काट कर देता हूँ, तो दोनों लिखेंगे आपको एक नंबर मिलेगा और साफ सुथरे होने चाहिए आपके। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन जब खत्म होगा तो फिर मैं इसे फुल लाइन के साथ एंड कर दूंगा। जैसे आपको बता चुका हूँ कि हर क्वेश्चन के लास्ट में आपने फुल लाइन लगा लेनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन है। मैंने इसे नरेशन के साथ मैंने हेडिंग दे दिया, नरेशन की हेडिंग दे दिया। आप बेशक अंडरलाइन ना करें, क्वेश्चन नंबर 6 नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, नरेशन अंडरलाइन ना करें। टाइम पे बात है सारी की, अगर आपके पास वक्त बचा है तो अंडरलाइन करें, ज़्यादा खूबसूरती होती है। बेशक आप इसे आगे पीछे फूल बूटे ना डालें, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो होगा वो लाजमी लिखना है और उसकी हेडिंग आपने लाजमी देनी है। अब ये नरेशन वाला है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऊपर पहले सेंटेंस लिखने की फिर उससे करेक्शन की। जो सेंटेंसेस आप देखें पेपर पे लिखे हुए हैं, एग्जामिनर के पास पेपर मौजूद होता है, वहाँ से वो देख लेगा, ठीक है। अब जो सेंटेंसेस आपने ठीक कर रहे हैं उन्हीं सेंटेंसेस का जस्ट आगे आंसर लिख दे। अब देखें आपने पहले वाले का आंसर लिखा है तो जिस तरह मैंने लिखा है आप जस्ट उसका आंसर लिखें। टाइम सेव करें, जितना मुमकिन हो सकता है अपना वक्त बचाएं। फिर उसके बाद आपने दूसरा अटैम्प्ट किया, फिर उसके बाद आपने 8वां अटैम्प्ट किया। इन गर्ज ये है कि जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं उसी का नंबर देना है और उसी के आपने आगे सोल्यूशन लिखना है। अब ये नहीं कि मैंने पहले 3 लिखे तो मैं 1 2 3 के साथ नहीं, आपने अगर 5 भी अटैम्प्ट किए हैं उन्हीं का नंबर जो आपके पेपर पे मेंशन है उसी पेपर से देख के आपने उसी का नंबर उससे पीछे मेंशन करके फिर आगे उसका जो राइट सेंटेंस है आपने उसको ठीक करके आगे लिख देना है। ये नरेशन आपने ऐसे अटेम्प्ट करनी है। क्वेश्चन एंड होने पे आप इसे फुल लाइन के साथ कर दोगे। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पैराग्राफ राइटिंग है। एक ट्रांसलेशन राइटिंग है, एक पैराग्राफ राइटिंग है। अब पैराग्राफ राइटिंग
जो उर्दू पैराग्राफ जो आपको लास्ट में नज़र आया था पेपर में, आपने उस पैराग्राफ को, उर्दू के पैराग्राफ को इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश का पैराग्राफ दिखा चुका हूँ कि आपने उसे कैसे अटैम्प्ट करना है। ये उर्दू का पैराग्राफ आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। हेडिंग तो आपने दे दी, अब आगे उर्दू में लिख लें इबारत। इबारत लिखने के बाद उसी तरह बिल्कुल सेम हिसाब, पैराग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है, एक दो लफ्ज़, दरमियान में डॉट, और पैराग्राफ एंड कहाँ पे हो रहा है, उसके आखिर एक ही लाइन में आना चाहिए, उस लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने चूंकि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है, आप आगे इंग्लिश में लिख दे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन लिखने के बाद आप जो पैराग्राफ उर्दू में दिया हुआ है, आगे मैंने डॉट डाले हैं, मतलब इसका ये है कि आप उसकी इंग्लिश लिखना स्टार्ट कर दें। पैराग्राफ आपका एंड हो जाए, सवाल ख़त्म हो गया, उसे फुल लाइन के साथ आप एंड कर दें। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, ऐसे राइटिंग वाला। ऐसे हमेशा आप लास्ट में रखेंगे, ये अपनी बात याद रखनी है। ऐसे लेंथी होता है, तो बच्चे, क्योंकि 1.5-2 पेज का आपने लिखना होता है, तो बच्चे अक्सर जो है इसमें टाइम ज़ाया करते हैं। अब होना तो ये 20-25 मिनट में आपका एनफ है, 20-25 मिनट बेशुमार है, लेकिन अब जो बच्चे ज़्यादा लेंथी ऐसे तैयार करते हैं तो टाइम भी ज़्यादा ले लेते हैं। 2 घंटे 10 मिनट है, उसको मैनेज करना है। तो बाकी चीज़ें लिखने के बाद मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूँ, ऐसे आपने लास्ट में रखना है, ऐसे को आपने पहले अटैम्प्ट नहीं करना। ऐसे किस तरह लिखना है, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे राइटिंग, सारा कुछ आपका मिडल में आना चाहिए। जो बाउंड्री लाइन लगी हुई है आपकी, जो मार्जिन लाइन लगी हुई है, कुछ भी लफ्ज़ आपका मार्जिन लाइन के बाहर नहीं लिखना चाहिए। जितनी भी प्रेजेंटेशन है आप उसे देख सकते हैं, पीछे भी आप रिवाइज करें, जितनी भी मेरी प्रेजेंटेशन है कुछ भी मैंने लाइन के बाहर नहीं लिखा। जो नंबर देना है, जो क्वेश्चन नंबर लिखना है, जो हेडिंग देनी है, जो टॉपिक टाइटल, कुछ भी लिखना है लाइन के अंदर लिखना है, इससे बाहर आपने कभी भी नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे का आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे राइटिंग लिखना है। राइटिंग में डबल टी नहीं है, अक्सर बच्चे लिखते हैं डबल टी के साथ। फिर उसके बाद जो ऐसे का नंबर है, मेरा ऐसे नंबर 1 था, मैंने 1 लिखा। आप 2 अटैम्प्ट करें तो ऊपर 2 लिखें, 3 वाला अटैम्प्ट करें तो नंबर 3 दे दें। और उसके बाद टॉपिक उससे देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे लाइन के साथ आपको टॉपिक नज़र आ रहा है। टॉपिक हमेशा आप दिया करें, क्योंकि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंट कर रहे हैं। एक वो बच्चा जो सिर्फ क्वेश्चन नंबर के बाद स्टार्ट कर देता है लिखना, और एक ऐसा बच्चा जो पूरा प्रेजेंट करता है पेपर को पूरी मेहनत के साथ बनाता है, और पेपर पूरी मेहनत के साथ पेपर चेकर को दिखाता है कि मैंने इस पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है, मैंने इसे कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ आपको। तो यकीन जाने, जहाँ पे आपके 50 नंबर बनेंगे वहाँ पे आपको वो 70 मार्क्स देगा, क्योंकि उसे नज़र आ जाएगा कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, इस बच्चे ने पेपर पे भी मेहनत की है और ये बच्चा खुद भी मेहनती है। क्योंकि 80% स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं रखते। तो ऐसे पे जो कुछ भी है आपने इसको लाजमी नोट करना है। जो भी हेडिंग है जो पेपर में आपके दी हुई होती है, उसी हेडिंग को देख के लिखना है। फिर उसके बाद ऐसे स्टार्ट करना है। याद रखें, ऐसे को जब भी लिखना है पैराग्राफ पे लिखना है। पैराग्राफ में कैसे, आपने फर्स्ट लाइन जो है आपने एक फिंगर का गैप दे के पहली लाइन स्टार्ट करनी है, बाकी लाइन आपकी लाइन के जो मार्जिन लाइन है उसके साथ साथ लिखी जाएंगी। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आपका ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद अगला जो पैराग्राफ देखिए, ही वाज बॉर्न इन। अब इस पैराग्राफ को मैंने फिर एक फिंगर गैप दे के मैंने ही को थोड़ा सा आगे करके, फिर उसके बाद जो बाकी पैराग्राफ है मेरे वो इसी तरह आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को फिर मैंने एक फिंगर गैप दिया, बाकी पैराग्राफ मेरे लाइन के साथ आते जा रहे हैं। और याद रखें, जब भी एक पैराग्राफ ख़त्म होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ को बेशक आप एक लाइन छोड़ के फिर उसी तरह जो उसकी फर्स्ट लाइन है एक फिंगर गैप दे के फिर आगे आप बाकी सारा उसी तरह चलते जाएंगे। इस तरह देखिए, मैं सारा कुछ आपको यहाँ पे खुद अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं कि आपको इसमें समझ नहीं आएगी। पैराग्राफ लिखे, लाइन छोड़े, एक फिंगर का गैप दे के फर्स्ट लाइन लिखे, बाकी लाइन आपकी रूटीन के साथ साथ लिखती आएंगी। और जब आपका पेपर ख़त्म हो जाए, जब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाए, इसे मार्जिन लाइन के साथ लाजमी एंड करें। ठीक है, और खुदारा आप इस बात को याद रखना, जो अगर आपकी 2-3 लाइंस लास्ट में पेपर में बच भी रही हैं तो उन लाइंस पे आपने कुछ नहीं लिखना, उन लाइंस को आप छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पेज पे आना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाफ पेपर आपका बचा हुआ है, आपने हाफ पेज पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, हाफ पेज आपका बचा हुआ है, तो आप हाफ पेज को छोड़ के नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएं। हाफ पेज काफ़ी पेज होता है, आप उस पे क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको आंसर को स्टार्ट कर दें। बस आपका आंसर उसी पेज पे स्टार्ट होना चाहिए, आपका आंसर नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी पेपर प्रेजेंटेशन बताया
आप लोगों के लिए काम की बातें होंगी और आपने इसमें बहुत कुछ नया सीखा होगा। उसके बाद लास्ट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइम आपने कैसे मैनेज करना है। 2 घंटा 10 मिनट का पेपर होता है। बाकी आप देखें इसमें जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो तो मोस्टली बच्चे कर ही लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पोर्शन जो 2 घंटे 10 मिनट का पोर्शन होता है इसको आपने कैसे मैनेज करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 तक। हर क्वेश्चन का मैंने नंबर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन आंसर वाला है 15 5 क्वेश्चन है, 3 मिनट पे आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए। ये आपका मैक्सिमम टाइम है। आप अगर 15 मिनट आपके पास वॉच होगी, आप उसमें टाइम रखें। 15 मिनट है मेरे पास, इस 15 मिनट में मैंने अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर है तो 15 मिनट मेरे पास है। 15 मिनट से पहले आपने जितना टाइम सेव हो सकता है आप करेंगे, क्योंकि आप तैयारी करके पेपर दे रहे होते हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चन आंसर याद होते हैं आप उस 15 मिनट से पहले ही अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उर्दू ट्रांसलेशन का 10 मिनट ट्रांसलेशन लिखनी है। 3-4 पैराग्राफ 5 उसमें लाइंस आएंगी। आप वो 5 आप 10 मिनट एनफ होते हैं, काफ़ी होते हैं। लिखने वाले 5 मिनट में भी लिख लेते हैं। बाकी उसके बाद समरी है, 15 मिनट दे रहा हूँ। आप समरी कुछ बच्चे लेंथी तैयार करते हैं, कुछ शार्ट तैयार करते हैं। एटलीस्ट आपकी 1.5 पेज की लाजमी होनी चाहिए। एटलीस्ट कम अज़ कम 1.5 पेज की लाजमी हो चाहिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। 15 मिनट इसके लिए दे रहा हूँ आपको। ऐसे राइटिंग 25 मिनट एनफ है, क्योंकि आपने 2 से 2.5 पेज लिखने हैं। ऐसे कि 2 से 2.5 पेज, 2 से 2.5 पेज के लिए आप एक पेज के लिए 5 से 7 मिनट आपके पास है। आपने 15 मिनट जो ऐसे के लिए आपने 25 मिनट है, 5 से 7 आप मिनट आप 10 मिनट भी ले लें, एक पेज आपका आराम से लिखने जाता है। फिर दूसरा फिर तीसरे पेज के लिए 5 मिनट है, 25 मिनट टाइम रखना है। इस टाइम को आपने फॉलो करते जाना अगर आप पेपर को अच्छा टाइम करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया दिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि ये आंसर आपको आते होते हैं, आपने लिखने होते हैं। बस आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। आपको बताया क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट इसके लिए एनफ है, बहुत ज़्यादा मिनट है। उसके बाद पैरा वर्ड्स के क्वेश्चन के लिए आपने 15 मिनट होंगे और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो क्वेश्चन नंबर 8 है 15 मिनट्स आपने उसे देने हैं। तो ये टोटल टाइम सारा 1 घंटा 50 मिनट बनता है। जो आपको ये सारा मैंने पर क्वेश्चन आपको बताया सारा, ये 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट है, 1 घंटा 50 मिनट। और मुझे यकीन है जो अच्छे बच्चे होंगे वो इसमें से भी टाइम सेव करेंगे, काफ़ी टाइम उसके पास बच जाएगा। फिर उसके बाद जो 20 मिनट आपके पास बचते हैं, 20 मिनट में आपने अपनी पूरे पेपर को रीड भी करना है, प्लस आपने जो प्रेजेंटेशन आपको बताई है आपने उसको भी जितना पेपर खूबसूरत कर सकते हैं आप उस तरह लिखें। जो चीज़ें ब्लू में लिखी है आप ब्लू के साथ लिखें, जो ब्लैक में लिखी है वो ब्लैक के साथ लिखें। जितना आप अपने पेपर को प्यारा बना सकते हैं, मार्जिन लाइन लगा सकते हैं, जो कुछ भी करना आपने आप उसे एंड पे लाजमी करें। और मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ कि पेपर लाजमी रीड किया करें। जो गलतियाँ आपका पेपर चेकर या जो गलतियाँ आपका एग्जामिनर निकालेगा वो गलतियाँ अगर आप खुद निकाल लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट बात हो जाएगी। तो ये मेरी सारी मेहनत, ये मेरी सारी एफर्ट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ नया ही सीखा होगा, बहुत कुछ आपके काम आने वाला होगा। और इसी तरह अगर जो कुछ मेरे माइंड में था वो तो मैंने आपको बताया। अगर आपके माइंड में पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई भी बात है या आप कोई सजेशन है या कोई और जो आप पूछना चाहते हैं ज़रूर पूछें। आपका भी भला हो जाएगा, इसके साथ साथ बाकी बच्चों का भी भला हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का लेक्चर जो है इंग्लिश पेपर प्रेजेंटेशन पे आपके लिए हेल्पफुल हो। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।